नमस्कार। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया। जैसा कि हम लोगों ने संख्या पद्धति में 2 पार्ट पढ़ा, जिसमें हम लोग विभाज्यता के नियम को पढ़े थे, और आज हम भाजक पर कुछ बात करेंगे। भाजक पर 5-6 तरह के प्रश्न बनते हैं और ये कन्फर्म रहता है कि क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए हम लोग भाजक पर जानकारी लें कि भाजक से प्रश्न कैसे कैसे और कितने प्रकार के बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम भाग के जो नियम हैं उसको कैसे जानते हैं और किसको क्या कहते हैं। देखिए, हम जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं और जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। आज हम इसी पे पढ़ेंगे। और ये जितनी बार जाता है उसे हम भागफल कहते हैं और जो ये बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बोलो, शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाग के इस पूरी प्रक्रिया में कुल 4 पद हैं। एक भाज्य है, दूसरा भाजक है, तीसरा भागफल है और ये शेषफल है। यहीं पर एक जानकारी मैं और दे दूं, क्योंकि आगे चल कर के हम ऐसा ही प्रयोग करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप बचपन में भी ऐसा पढ़े होंगे कि इन चारों का आपस में एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन देखिए क्या होता है कि अगर हम भाजक में भागफल का गुणा करें और इसमें शेष फल को जोड़ दे तो इससे हमें बोलो क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। देखिए, डिवाइडेंड, डिवाइज़र, क्वोशेंट, रिमाइंडर। तो यहाँ से इस रिलेशन को अब हम नंबर सिस्टम में अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए एक डिज़ाइन करते हैं और उसी डिज़ाइन पर हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो वो डिज़ाइन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। एक तरह से जो ये ढांचा आपके सामने है, मैं इसी को बना रहा हूँ। देखिए, हम क्या करेंगे कि भाज्य को ऐसे और यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक। ध्यान रखना, ये हमारे टॉपिक में प्रयोग होने वाला स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए आगे, इसका इसमें भाग देने पर जितनी बार जाएगा उसे हम यहाँ पर रखेंगे, ये भागफल, और इसका इसमें भाग देने पर जितनी बार जाएगा भागफल यहाँ होगा, और उसका जो रिमाइंडर होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे शेषफल। अब देखो इनका रिलेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ आपने क्या देखा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। यहाँ देखो, हम ऐसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा करेंगे भाजक गुणे भागफल, और उस गुणनफल में इसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें ये वाला रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हम ऐसे अब ना करके हम प्रयोग ऐसे करेंगे, ऐसे भाजक का भागफल में गुणा करके रिमाइंडर को ऐड करेंगे और भाज्य को प्राप्त कर लेंगे। तो जहाँ अब इसकी ज़रूरत आएगी इसी स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे, वहाँ पे आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो देखिए इसका जो पहला प्रश्न बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसे थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान से, कि प्रथम से n तक, या आप इसको ऐसे लीजिएगा कि n हम कोई संख्या लेते हैं, n कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा। दूसरे रूप में इसी को ऐसे भी बोल सकता है कि n के कुल भाजकों की संख्या
कितनी है। कितनी है। देखिए ये दो तरह से प्रश्न बना कि एक तो ये बना कि n कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, और दूसरा आया कि n के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। इसमें देखो हम करते क्या हैं, n कोई एक पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा। हम इस n का, देखिएगा जब हम इसे हल करते हैं तो इस n का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि n का अभाज्य गुणनखंड a पर पावर x, b पे पावर y, c पे पावर z जैसा आ गया। ये हमारा पहला केस हुआ। अब मैं एक यहाँ से एग्जांपल भी लेता चलूँ। जैसे मान लीजिए कि n की जगह अगर हम 100 ले लें और हम ये आपसे पूछें कि बताओ 100 कुल कितनी संख्याओं से विभाज्य होगा, तो हमने कहा कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो देखो 100 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ की सारी संख्याएं प्राइम नंबर होनी चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पर देखो ये 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब जो मैंने ये लिखा है वो क्या लिखा है, ये देखिएगा कि अगर संख्या 100 है तो 100 का अभाज्य गुणनखंड देखो यहाँ पर होता है 2 पे 2 और 5 पर 2। तो ये चीज़ को मैंने ये लिखा है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर। तो देखिएगा भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या देखिए क्या होगी। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा कि जो प्राइम नंबर के घात आए हुए हैं उन सभी घात में एक की वृद्धि कर दो, यानी x + 1 कर दो, y + 1 कर दो, z + 1 कर दो और इनका आपस में गुणा कर दो। भाजकों की कुल संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे अगर मैं इसी के 100 के भाजकों की संख्या निकाल रहा होता तो बताओ यहाँ पर घात क्या है, 2 है, 1 बढ़ा दिया 3 हो गया। यहाँ पर घात क्या है, 2 है, 1 बढ़ा दिया 3 हो गया। अतः 100 कुल 9 संख्याओं से कटेगा, यानी उनके कुल भाजकों की संख्या बोलो कितनी आएगी, 9 आएगी। तो आइए ज़रा इसको हम लोग चेक भी कर लें। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। घात में 1 बढ़ा करके आपस में गुणा करने पर किसी भी पूर्णांक के कुल भाजकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए अब ज़रा सा ये जो 100 आया है, 100 का के कुल भाजक 9 आए हैं, तो ज़रा देखा जाए कि वो फिर कौन कौन है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर देखिए 100 किन किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और 100 से। अब ज़रा इन्हें काउंट करिए तो आप पाएंगे कि ये वही है जो हमने गुणा करके प्राप्त किया है, 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या को बड़े आराम से निकाल सकते हैं उनका प्राइम फैक्टर करके। अब एक प्रश्न इस पे हम छोटा सा और देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और सवाल ये बनता है कि 300 के कुल भाजकों की संभव संख्या क्या है। संभव संख्या क्या है, वही काम करना है। 300 का प्राइम फैक्टर 2 से, 150, 75, 3 से 25, 5, 5 से 1, यानी ये आ गया 2 पर 2, 3 पर 1, 5 पर 2। अब हम इनके घातांक में एक एक की वृद्धि करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 1 बढ़ा दिया 3, 1 बढ़ा दिया 2, 1 बढ़ा दिया 3। बोलो कितना हो गया भैया, 18। यानी यहाँ पर आ गया कि 300 के कुल भाजकों की संभावित संख्या होगी, बोलो कितना, 18। अब देखिए इस पर कुछ और भी प्रश्न कैसे बनते हैं उसे भी देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए प्रश्न कुछ ऐसे आ गया, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, 15 पर घात 3 गुणे 20 पर घात 7 गुणे 9 पर घात 2 गुणे 12 के गुणनफल 12 के गुणनफल का कुल अधिकतम भाजक कितना होगा। देखिए सवाल यह आया कि 15 पर 3 गुणे 20 पे 7 गुणे 9 पर 2 गुणे 12 के गुणनफल का कुल अधिकतम भाजक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो हम इसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 15 का प्राइम फैक्टर बोलो क्या लिख सकते हैं, 3 पर 3 5 पर 3। 20 के लिए क्या लिख सकते हैं वो 2 पर 7 2 पर 7 5 पर 7। देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20। यहाँ लिख सकते हैं 3 पर 4 और ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3। अब हम इनको कलेक्ट कर लें तो देखिए 2 पर कितना हो जाएगा, 7 7 14 14 और 2 16। 3 पर हो गया 3 4 7 और 1 8। और यहाँ देखिए 5 पर हो गया 3 और 7 10। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर इनके घात को एक एक बढ़ाएंगे, यानी 17, यहाँ एक बढ़ा दे 9 और यहाँ एक बढ़ा दे 11। और जब हम इनका परस्पर गुणा करेंगे तो हमें इनके भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलो बेटा, तब देखो इसका अगर गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1683। यानी कुल भाजकों की संख्या बोलो कितनी आएगी, 1683। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हम उनका तुरंत अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद घात में एक एक बढ़ा के आपस में गुणा करेंगे तो हमें भाजकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और सवाल यह है कि 25 पे घात 13 गुणे 17 पे घात 6 गुणे 128 बटे 5 पे घात 20 गुणे 17 पर -3 गुणे 32 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा टारगेट करेंगे तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं क्या बोलो, 5 पे घात 26 गुणे 17 पर घात 6 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 पर घात 7। और यहाँ पर देखो बटे में हम ले लेते हैं 5 पे घात 20 गुणे 17 पर घात -3 गुणे 2 पर घात 5। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा, 5 पे घात 6 गुणे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 17 पर घात 9 और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 पर घात कितना भाई, 2 हो जाएगा। अब देखिए इनके घात में एक एक बढ़ाइए और आपस में गुणा कर दीजिए। 6 में 1 बढ़ा दिया 7, 9 में 10 और इसमें 3। अब देखिए ये हो गया आपका बोलो कितना, 210। अर्थात इस प्रश्न में भाजकों की संख्या अगर हमें निकालना है तो उसकी संख्या बोलो कितनी आएगी, 210 आ जाएगी। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर चले, यानी दूसरे टाइप का प्रश्न। देखिए इसमें कैसा पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आया कि n के कुल सम भाजकों की संख्या n के कुल समभाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल हमारा वही नियम चलेगा कि सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड
करेंगे, जैसे मान लीजिए कि n का अभाज्य गुणनखंड आ गया a पर पावर x, b पर पावर y और c पे पावर z। मैं यहाँ पर आपको एक बात अवगत करा दूँ कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी अभाज्य सारी संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिए कि इसमें एक बेस 2 है, यानी हम उसे सम के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए फैक्टर ऐसा हुआ जिसमें 2 नहीं आना चाहिए, जैसे मैं 15 की फैक्टर की बात कर लूँ, थोड़ा सा समझिएगा, बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर 5 से काट दिया हमने 1, तो 15 का फैक्टर तो आएगा 3 गुने 5, लेकिन हमने कहा कि 2 होना अनिवार्य है। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 नहीं है इसमें तो क्या हम 2 पर घात 0 ले सकते हैं? बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर सम संख्या मान लीजिए 2 है और शेष सब विषम हैं, तो देखिए हम यहाँ से समभाजक कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि समभाजक हम कैसे निकालते हैं। तो जो 2 वाला है, ये 2 के घात में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी उसको x ही रखेंगे। 2 के घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी उसको क्या रखेंगे, x। अगर 2 नहीं है तो क्या रखेंगे, 0। और शेष सभी के घात में 1 बढ़ाएंगे। सभी का मतलब जो विषम बेस है उसमें हम 1 बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे, तो उनके समभाजकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा कि जैसे अगर मैं 100 की ही बात करूँ, तो देखिए 100 का फैक्टर बन करके क्या आया था, 2 पर 2 और 5 पर 2। यहाँ पर 2 है, इसलिए हमें 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम उसी घात को ले लेंगे। और हमने कहा कि जब 2 आए तो उसके घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ 2 का 2 ही रखेंगे। लेकिन अगर विषम बेस पर घात है तो उसमें 1 बढ़ाकर आपस में गुणा करेंगे। तो अगर ये प्रश्न होता कि 100 के कुल कितने समभाजक होंगे, तो हमारा आंसर क्या आता, 6 आता। अब देखिए वो कौन कौन हैं, तो देखो 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये तो इसके कुल 9 भाजक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें सम देखो कहाँ है, तो सम भाजक देखो इसमें है 1, ये 2 है, 4 है, 10 है, 20 है और 50 है, 100 है। अब देखो इनकी संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया बेटा, 6 आया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तब हम क्या करते, एक उदाहरण वैसा भी देख लो कि अगर 2 ना आता तो हम क्या करते। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि चलो 115 के समभाजक हमको चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर आपको मैं बताऊंगा, आप देख करके आंसर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 115 का हम अगर फैक्टर करें तो ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर ये 23 से, यानी हमारा जो फैक्टर आया वो 5 गुने कितना आया, 23 आया। लेकिन हमने क्या कहा कि 5 पर 1 23 पर 1 आया और 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर लें बाबू, 2 पर घात 0 लगा सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि आप 2 वाले के घात में कोई परिवर्तन न करो, यानी ज्यों का त्यों उठा लो तो 0, और सब में 1 1 बढ़ा करके आपस में गुणा कर दो, तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 0। अर्थात इसमें कोई समभाजक नहीं होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी ध्यान रखें कि अगर दी गई संख्या विषम है तो उसमें समभाजक नहीं होगा। जैसे ये विषम है तो इसमें समभाजक नहीं होगा। तो आप ऐसे भी ध्यान रखना कि समभाजक हमेशा उसमें निकलेगा जो ये n, यानी जो दी गई संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, वो सम होनी चाहिए, तभी उसमें 2 आएगा और फिर हमें समभाजक प्राप्त होगा। जहाँ 2 नहीं है वहाँ घात 0 लेना पड़ेगा, 0 का गुणा करेंगे, पूरा का पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब आइए इस पर एक छोटा सा सवाल और करते हैं और फिर हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल,
180 के कुल कितने समभाजक होंगे? कुल कितने समभाजक होंगे? 180 के कुल कितने समभाजक होंगे? चलिए देखिए 180 के कुल कितने समभाजक होंगे। अगर प्रश्न हमारा ऐसा बना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 90, 2 से काट दिया 45, 3 से, हमेशा ध्यान रखना छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर काटते हैं, तो ये हो गया 15, 3 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 1, यानी आपका जो फैक्टर आया वो आया 180 बराबर 2 पर 2, 3 पर 2, 5 पर 1। अब हमने क्या कहा, हमें निकालना है समभाजक, तो 2 के घात को बिना परिवर्तित किए वही रख लेंगे 2। अब सबके घात में 1 बढ़ाएंगे तो 3 और 1 बढ़ा देंगे 2। अब बताओ कितना हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 180 के कुल समभाजक बोलो कितने होंगे, 12 होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समभाजक निकालने की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगले केस में चलते हैं, यानी तीसरी तरह का सवाल बनेगा, n के कुल विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखिएगा, अभी हमने समभाजक पढ़ा, विषम भाजक। देखो यहाँ पर भी नियम हमारा वही काम करेगा कि n का जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए n का अभाज्य गुणनखंड आ गया, a पर पावर x, b पे पावर y और c पे पावर z। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हो सकता है कि ये सम हो, मान लेते हैं, हो सकता है कि ये सम हो, नहीं है कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर जो सम बेस होगा, सम बेस जो का मतलब क्या है, 2 होगा, 2 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, उस घात को बिल्कुल छोड़ देंगे, लेंगे ही नहीं। विषम वाले घात में अगर जैसे मैं इसको विषम कह दूं कि ये मान लो विषम है, ये मान लो विषम है, तो हमें करना ये है कि विषम भाजक की संख्या को निर्धारित करते समय, विषम भाजक की संख्या को निर्धारित करते समय केवल विषम वाले के घात में 1 बढ़ाएंगे और आपस में गुणा कर देंगे और हमारा विषम भाजकों की संख्या का आंसर आ जाएगा। जैसे फिर मैं उसी 100 की बात कर लूँ तो देखिए हमारा आया था 2 पर 2, 5 पर 2। अब इसमें ये तो सम बेस है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। अब हमारे पास विषम बचा है, 1 बढ़ा देंगे, गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं है, अतः हमारा आंसर यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 100 के अगर भाजकों को लिखें तो उसमें कुल कितने विषम भाजक मिलेंगे डियर, 3 मिलेंगे। देखो कौन कौन मिलेंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। आइए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल भाजक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समभाजक और विषम देखो ये है 1, ये और ये, और आप देखो कितनी है 1, 2, 3 और कितना निकाले हैं 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप विषम भाजक की भी संख्या तलाश लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्टर में 2 आया है बेस पर तो उसके घात को बिल्कुल छोड़ देंगे, केवल विषम के घात में 1 1 बढ़ाएंगे, आपस में गुणा करेंगे और हमें विषम भाजक की टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए एक उदाहरण करते हैं इसमें। देखिएगा एग्जाम्पल, जिसे हमने ले लिया कि 150 के कुल कितने विषम भाजक होंगे। अब देखो हमें करना क्या है, 150 का फैक्टर 2 से 75, 25, 5, 1, यानी आपका आंसर आ गया 2 पर 1, 3 पर 1, 5 पर 2। अब हमें क्या करना है भाई, इसको टोटल छोड़ देना है क्योंकि इसका बेस सम है।
और विषम के घात में एक एक बढ़ाना है, एक बढ़ा देंगे 2, एक बढ़ा देंगे 3, और बोलो इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। यानी 150 कुल 6 विषम संख्याएं होंगी जिनसे कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हम आते हैं इसके चौथे टाइप के क्वेश्चन पर। कहता है n के कुल भाजकों का योगफल क्या होगा। देखो कैसे हम योगफल निकालेंगे, अब उसकी मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर भी पहला नियम बिल्कुल वही होगा, और हम करेंगे क्या, n का अभाज्य गुणनखंड। देखिए n का क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए मैं इसको 2 तरह से आपको बताऊंगा। पहले आप इसका पहला खंड देखिए कि n बराबर बोलो क्या हो जाएगा, मान लो a पर x, b पर y और c पर z है। तो देखिए हम इसका योगफल कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए करेंगे क्या, पहले खंड में बेस क्या है, यहाँ a है, तो हम a को लिखेंगे, घात क्या है x है, उसमें 1 बढ़ा देंगे फिर बटे में हम उसी बेस को लिख करके 1 निकाल देंगे। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। यही काम हम यहाँ भी करेंगे। b घात क्या है y, 1 जोड़ेंगे और यहाँ पर देखो एक यहाँ पर b-1, यहाँ से 1 घटाएंगे भी a-1। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि वैल्यू में से 1 निकालते हैं, और यहाँ आ गया c पर पावर z, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे और c-1। बस इसको हल करके गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर कि अगर मैं 100 की बात करूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल आप देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। देखो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, और ये बोलो क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ देखो 2 3 4 3 7 7 5 12 12 5 17 के साथ 1, यहाँ देखो 2 1 3 5 5 10 और 1 11 217। यानी अगर हम इसके भाजकों को ऐड किए तो हमारा आंसर बोलो कितना आया, 217 आया। और इस 217 को यहाँ लाने का प्रयास हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 217। अब बताओ अगर मैं 100 का फैक्टर कर दूं तो 2 पर 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 पर 2। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि बेस को उठा लीजिए, घात चढ़ाइए 2, 1 बढ़ाइए 1 घटाइए और 2-1 कर दीजिए। यहाँ देखो 5 पे घात 2, 1 जोड़िए 1 घटाइए और ये हो गया 5-1। चलो अब जरा बताओ, 2 पर घात 3 8, 1 निकल गया 7/1 गुणे, यहाँ देखो 5 पे घात 3 125, 1 निकल गया 124/4। यहाँ पर बालकों एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमेशा ब्रैकेट हट करके पूर्णांक ही आता है, पूरा का पूरा ये कटता है। अब देखो यहाँ पे कटा 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 7 से गुणा कर दिए, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21। तो देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया कितना, 217। तो आप इस तरह से इसके योगफल को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके निकालने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मैं इसी पर बात कर लेता हूं कि योगफल निकालने का हमारा दूसरा तरीका क्या होगा। देखो अगर मैं इसमें समझाऊं आपको तो देखो यहाँ से हम करेंगे क्या, योगफल निकालते समय हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पावर पे हम 0 से शुरू करेंगे और x तक बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आएगा, फिर आएगा a पर पावर 1, फिर आएगा a पे पावर 2, प्लस इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, x तक जाएंगे और फिर इनटू करेंगे। इसी तरह से b का पावर 0 से शुरू करेंगे, b पे पावर 1, फिर इसी तरह से कहाँ तक जाएंगे बोलो, b पर पावर y तक, और इसी तरह से हम c से शुरू करेंगे, c पर पावर 1, c पर 1, इस तरह से हम आगे बढ़ें तो कहाँ तक जाएंगे भाई, c पर z। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने 100 का फैक्टर क्या निकाला था, 2 पर 2 गुणे 5 पर 2। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम
2 पर घात 0 से शुरू करेंगे, 2 तक की सभी संख्या को चढ़ाएंगे। तो देखिए अगला हमारा आएगा 2 पर घात 1, 2 पर घात 2। फिर आगे बढ़ो, 5 पे 2 है, यानी 5 के 0 से शुरू करेंगे, 5 पर 1, 5 पर 2। अब देखो 2 दूनी 4, 2 6, और यहाँ पर घात शून्य होने पर 1, यानी ये हो गया 7। यहाँ देखो 5 पचे 25, 25 और 5 30, यहाँ 1 हो गया, बोलो कितना 31, और ये रिजल्ट आ गया 207। तो आप दोनों में से किसी भी नियम का प्रयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप भाजकों के योगफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट और रह गया है, अभी 3 इसमें और हैं, कुल इसमें 7 तरह के प्रश्न बनते हैं। अब चूँकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको अगले पार्ट में ले रहा हूँ। भाजक को उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे ध्यान से अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते हुए लिखिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, भाजक से ही आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमें इसमें भाजक पढ़ना है, भाज्य पढ़ना है और रिमाइंडर पढ़ना है, तब जा कर के ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ओके। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर पूरी जोर शोर से लगे रहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। नमस्कार।